मुस्तफा खामनेई का बयान कोई भी सुनेगा तो यही कहेगा कि युद्ध रुकने वाला लग नहीं रहा, क्योंकि वो भयंकर बदला लेने की कसम खाकर बैठे हैं। मुस्तफा खामनेई के बारे में यह भी ध्यान रखिए कि इसी युद्ध में मुस्तफा अपने पिता, पत्नी, बहन सब गवा चुके बॉस। यानी मुस्तफा के पास खोने को कुछ नहीं है और अब मुस्तफा खामनेई बदले की आग में धधक रहे हैं। खामनेई ने अपने परिवार को लेकर कहा कि मेरे पिता के अलावा जिनकी मृत्यु एक सार्वजनिक मुद्दा बन गई है, मेरी प्रिय और वफादार पत्नी जिनसे मुझे बहुत उम्मीदें थी, मेरी बहन जिसने अपने माता पिता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया और अंत में अपने छोटे बच्चे के साथ शहीद हो गई, और मेरी दूसरी बहन के पति जो एक समझदार और नेक इंसान थे, ये सभी अब शहीदों के काफिले में शामिल हो गए। मुस्तफा खामनेई जिस बदले की बात कर रहे हैं, ईरान की सेना वही बदला ले रही है। भाई ईरान को दिख रहा है कि हम नहीं मारेंगे तो हम तो मर ही रहे हैं। अगर मारते रहे, अगर लड़ते रहे तो शायद दुनिया इसमें पिसेगी तो लोग आएंगे रोकने के लिए। इधर ट्रंप अमेरिका में जीत का दावा कर रहे थे, उधर ईरान ने समंदर में अमेरिका का ऑयल टैंक ही फोड़ दिया। आप तस्वीर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं नाचते हुए कि हम जीत गए, ये जीत की निशानी है, तुम्हारा टैंक फोड़ दिया, टैंकर फोड़ दिया ईरान ने। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका के ऑयल टैंकर सफेसी विष्णु पर हमला किया है उसने। अमेरिकी स्वामित्व वाले इस शिप का मार्शल आइलैंड के झंडे लगा। IRGC नेवी ने कहा कि पर्शियन गल्फ के उत्तर में यह जहाज था। जहाज को लगातार वार्निंग दी गई, जब वो नहीं माना तो उड़ा दिया। दावा है कि ईरान ने सुसाइड बोट से जहाज को उड़ाया है। सुसाइड ड्रोन तो सुने थे, लेकिन अब ये सुसाइड बोट क्या है भाई? ईरान ने ये कौन सा नया हथियार निकाल लिया, उसकी डिटेल भी आपको बताऊंगा। ईरान ने समंदर में कैसे अमेरिका के कमर्शियल जहाज को उड़ाया वो आपको बताता हूं। ईरान ने कामिकाज़े बोट से हमला किया, इसे सुसाइड बोट कहा जाता है। इस बोट पर बारूद लदा होता है और यह ऑटोमेटेड नाव है। जैसे ड्रोन को आप उड़ाकर फोड़ देते हैं किसी को, वैसे ही इसे भी टारगेट की तरफ छोड़ दिया। नाव चला जा रहा, जाकर टकराया, फट गया। ईरान अपने नए हथियारों से चौंका रहा है, कभी सुसाइड ड्रोन, कभी सुसाइड बोट, कभी बारूदी सुरंगें। ईरान लगातार अपनी ताकत दिखा रहा है, हर दिन नए नए हथियारों के वीडियो जारी कर दे रहा है। ईरान बता रहा है कि वो कैसे अपने दुश्मनों पर ड्रोन से हमले कर रहा है, मिसाइल से हमला कर रहा है। इस हमले की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका पूरा जोर लगा रहा है कि किसी तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोल दिया जाए, लेकिन ईरान समंदर में जहाज उड़ाकर मैसेज दे रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से कोई समझौता नहीं होगा, वो नहीं खुलेगा, जो आएगा उसको मार देंगे। ईरान ने धमकी दी है कि पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो जहाज है वो रिस्क लेने की गलती ना करें। ईरान ने कहा कि कोई भी नुकसान का जिम्मेदार अमेरिका होगा। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है कि इसके कुछ ही घंटे पहले ट्रंप ने कहा था कि ऑयल टैंकर्स को वहां से गुजरना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में फंसे जहाजों को वहां से गुजरना चाहिए। ट्रंप कह रहे हैं कि एक ही रात में अमेरिका ने ईरान की सारी माइनस शिप को उड़ा दिया है, माइनर शिप को। यानी ट्रंप एक तरह से भरोसा दे रहे थे कि अब वो ईरान की कोई माइंस शिप वहां पर है ही नहीं, जाओ तुम चलो आगे बढ़ो। कौन लेके जाएगा जहाज बॉस? जहाज फटेगा, वो मरेगा, ट्रंप थोड़ी कोई नुकसान झेलेंगे। इसी वजह से कहा जा रहा है कि क्या ट्रंप की एक बेतुकी सलाह की वजह से कई जहाजों को नुकसान उठाना पड़ा। पहले 9 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इन जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरना चाहिए, कुछ हिम्मत दिखानी चाहिए, डरने जैसी कोई बात ही नहीं है। ईरान के पास कोई नेवी नहीं है, हमने उनके सारे जहाज डुबो दिए। जो गए उनके साथ क्या हुआ देखिए। ट्रंप को इतना भरोसा है अपनी सेना पे तो खुद एक जहाज पर बैठे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजर के दिखा दें। लेकिन पिछले 24 से 36 घंटे में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और उसके आसपास के इलाके में जहाजों को उड़ाकर ट्रंप के दावे की हवा निकाल दी। ट्रंप तो कह रहे हैं कि ईरान की नेवी खत्म हो गई, तो फिर ये हमले कैसे हो रहे हैं? यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि आज की तारीख में ट्रंप की बात पे कोई ढेले भर का भरोसा नहीं कर रहा। ट्रंप तो यह भी कह रहे हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से तेल की आपूर्ति पर ईरान रोक लगाता है तो 20 गुना ज्यादा ताकत से हमला करेंगे। ईरान पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन ईरान तो ट्रंप की धमकियों का लोड ही नहीं ले रहा। ट्रंप इस गलतफहमी में थे कि अमेरिका ने तो ईरान की माइन शिप को उड़ा दिया, अब तो कोई खतरा नहीं है। लेकिन ईरान ने पिछले 2 दिन में 6 शिप पर हमला करके बता दिया कि ईरान की नेवी की ताकत अभी खत्म नहीं हुई। दावा है कि पिछले 24 घंटे में ईरान ने 4 टेरिटोरियल वाटर्स में 5 हमले किए हैं। दावा है कि युद्ध शुरू होने से लेकर अब तक 19 कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाया जा चुका है। और ईरान यह जानबूझ के कर रहा है, वो जानबूझ के तेल को निशाना बना रहा है ताकि दुनिया को इसकी आग जो है महसूस हो। और इसलिए ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अपने कब्जे में लेने की धमकी दी। ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अपने कंट्रोल में लेने पर विचार कर रहे हैं। लेकिन क्या अमेरिका के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कब्जा करना इतना आसान है क्या? आज आपको यह भी बताता हूं। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की चौड़ाई मात्र 33 किलोमीटर है। इतने पतले पैसेज को ईरान कई तरह से कंट्रोल करता है। हॉर्मूज रूट पर माइंस बिछाकर, फास्ट अटैकिंग बोट्स के जरिए,
एंटी शिप मिसाइल से सबमरीन और ड्रोन के जरिए। यानी इस पूरे इलाके में अमेरिका अपनी तगड़ी नेवी भी लेकर घुस सकता है, लेकिन उसे जंगी बेड़ों को नुकसान होने का बड़ा रिस्क होगा। इसलिए अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के चक्रव्यूह में फंसना नहीं चाहता, क्योंकि इतना संकरा रास्ता है, माइंस बिछी है, 10 तरह का उसने तैयारी कर रखी है। वो जाओगे तो चक्रव्यूह में फंस जाओगे। आप यह भी देखिए कि समंदर में ईरान और अमेरिका की इस लड़ाई में कैसे भारतीयों की जान मुश्किल में फंस गई। अमेरिका के जिस शिप को ईरान ने उड़ाया उसमें एक भारतीय क्रू मेंबर की मौत हो गई है। दावा है कि इन जहाजों पर जो क्रू होता है उसमें 15% भारतीय होते हैं। यानी ईरान किसी भी जहाज को टारगेट करेगा तो भारतीयों को भी खतरा है। भारतीय की मौत पर विदेश मंत्रालय ने दुख जताया है। भारत ने अपील की है कि कमर्शियल शिप को टारगेट मत करो बॉस। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में करीब 150 जहाज फंसे हुए हैं, जिस वजह से गैस और कच्चे तेल की कमी हो गई, और इस कमी को पूरा करने के लिए अब ऑयल रिजर्व का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि तेल के दाम कम हो जाए। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA का 400 मिलियन बैरल रिजर्व के इस्तेमाल को मंजूरी देना एक बड़ी घटना है। IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कह रही है कि इस युद्ध की वजह से ग्लोबल ऑयल मार्केट की सप्लाई में इतिहास में सबसे बड़ी रुकावट आ रही है। इससे पहले साल 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो 182 मिलियन बैरल ऑयल रिजर्व जारी किया गया था। दूसरी तरफ अमेरिका भी 172 मिलियन बैरल ऑयल रिजर्व का इस्तेमाल करेगा। जब मार्केट में यह खबर आई कि तब ब्रेंट क्रूड ऑयल $90 प्रति बैरल पर था। एक्सपर्ट्स ने कहा कि इस रिकॉर्ड रिजर्व से मार्केट में पैनिक कम होगा। जो रिजर्व इस्तेमाल किया जाएगा वो कच्चे तेल के 4 दिन के कुल ग्लोबल प्रोडक्शन के बराबर है। यह रिजर्व गल्फ से गुजरने वाले क्रूड के 16 दिन को कवर कर सकता है। यानी अगले 2 हफ्ते के लिए कुछ राहत मिल सकती है। ट्रंप भी दावा कर रहे हैं कि अब तो तेल के दाम कम हो जाएंगे, लेकिन हो क्या रहा है वो आपको आगे बताऊंगा, पहले सुनिए उनको। Which will substantially reduce the oil prices as we end this threat to America and this threat to the world. We don't want to leave early, do we? We got to finish the job, right? Over the past 11 days, our military has virtually destroyed Iran. It's a tough country. ऑयल रिजर्व जारी होने का फैसला हो गया, ट्रंप ने भी ऐलान कर दिया। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब ट्रंप के शब्दों की कोई कीमत ही नहीं रह गई, क्योंकि तेल के दाम कम नहीं हुए। आज कच्चे तेल के दाम $100 के पार चले गए बॉस। यानी डोनाल्ड ट्रंप पे मार्केट को भी भरोसा नहीं रह गया है, और मार्केट को भी लग रहा है कि युद्ध जल्दी खत्म नहीं होगा। इसलिए कच्चे तेल की कीमत जो घट के 90 पर आई थी वो फिर 100 के पार चली गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सिर्फ 12 दिनों की बंदी से पूरी दुनिया तेल के लिए बाप बाप कर रही है, और इसका असर अमेरिका पर भी पड़ रहा है। ज्यादातर पोल्स में अमेरिकी जनता युद्ध को नकार रही है। युद्ध के बीच ट्रंप की रेटिंग लगातार गिर रही है। कल ही एक और रेटिंग आई है, उसमें ट्रंप की रेटिंग और गिर गई है। और शायद यही वजह है कि ट्रंप अपने युद्ध के फैसले को जस्टिफाई करने के लिए अब नई नई थ्योरी लेकर आ रहे हैं। अभी कुछ देर पहले उनका एक नया बयान आया है। ट्रंप अब युद्ध से अमेरिका को फायदे गिनवा रहे हैं ताकि उनके खिलाफ जो सेंटिमेंट बन रहा है उसे कम किया जा सके। ट्रंप अब कह रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, इसलिए जब ऑयल की कीमतें बढ़ती हैं तो हम बहुत पैसा कमाते हैं। कैसे आदमी हो यार, पहले कभी नाच रहे हो, कभी कह रहे हो लोग मर रहे हैं जिसमें लोग बाप बाप कर रहे हैं, उसमें तेल अगर महंगा बिक रहा है तो हम तो पैसा कमा रहे हैं। मतलब अपने अमेरिका के लोगों को बता रहे हैं कि घबराओ मत, हम तो पैसा छाप रहे हैं, पैसा छाप रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, लोगों का पैसा निकल रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट के तौर पर मेरे लिए इससे भी ज्यादा जरूरी और दिलचस्प बात यह है कि एक बुरे साम्राज्य ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोका जाए और मिडिल ईस्ट और असल में दुनिया को तबाह करने से रोका जाए। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। ट्रंप के इस तरह के दावों पर सवाल उठते हैं कि जब अमेरिका ने पिछले साल जून में ही ईरान की न्यूक्लियर साइट तबाह कर दी तो ईरान न्यूक्लियर वेपन बना कहां से रहा है? मजाक है न्यूक्लियर वेपन बनाना कि पिछले 6 महीने 7 महीने 8 महीने पहले आपने फोड़ दिया, फिर 8 महीने में ईरान ने बना लिया। कागज का बोट बना रहे हैं या कागज से प्लेन बना रहे हैं कि एक कागज फट गया दूसरा लाए और बना के उड़ा दिए। ट्रंप नई नई कहानियां सुना रहे हैं ताकि अमेरिका के हमले के बाद ईरान फिर से न्यूक्लियर बम बनाने में जुट गया। इस कहानी को सुनकर थोड़ा सेंटीमेंट उनकी तरफ आए, उनकी पॉपुलैरिटी जो गिर रही है वो उठे, लोगों को लगे कि अरे ये तो हमारे लिए कर रहा है। सुनिए जरा। As well as Operation Midnight Hammer, where we totally obliterated Iran's nuclear potential. We obliterated it. They don't have nuclear potential. And then after Midnight Hammer, and then we left, we figured that'll be the end of them for a while. But they started again. That's why we got to finish it, right? We don't want to go back every 2 years and
That's because, you know, there'll be some day when you don't have me as president. डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि एक दिन ऐसा भी होगा जब आपके पास मेरे जैसा राष्ट्रपति नहीं होगा। भाई, दुनिया में ना लोग जाके हनुमान जी के मंदिर में लड्डू चढ़ाएंगे अगर तुम्हारे जैसा राष्ट्रपति ना हो। लड्डू चढ़ाएंगे, मैं तुम्हें बता रहा हूं, क्योंकि हमारे संकट मोचक वही हैं, हनुमान जी। अगर आपके जैसा राष्ट्रपति दुनिया में नहीं होगा तो इसका मतलब हम संकट से बच जाएंगे, ऐसी स्थिति कर दी है आपने। ट्रंप युद्ध में इस तरह फंस गए हैं कि अलबलाई हुई बातें कर रहे हैं और उनकी बातों में इतना विरोधाभास है कि कोई उन पर भरोसा नहीं कर सकता। अमेरिका की हालत देखकर कई लोग डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के युद्ध की तुलना कर रहे हैं। पीएम मोदी ने, आप याद कीजिए बॉस, जब पाकिस्तान पर अटैक किया तो उस हमले का मकसद क्लियर था। कब युद्ध खत्म करना है यह भी क्लियर था, कोई कंफ्यूजन नहीं कि हम किसको मारने के लिए उतरे हैं। लेकिन आप ट्रंप को देखिए बॉस, उस आदमी को कुछ नहीं पता कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं, कोई प्लान बी नहीं है, कुछ नहीं है। युद्ध में घुस गए, निकलना कैसे यह पता ही नहीं है। और इसलिए आपको देखना चाहिए कि देश कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, पुतिन घुसे युद्ध में निकल नहीं पा रहे हैं, ट्रंप घुसे युद्ध में निकलने का रास्ता मिल नहीं रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी युद्ध में घुसे भी और निकल भी आए, अपना काम भी पूरा कर लिया और देश की रॉकेट बनी इकोनॉमी को हिलने नहीं दिया। लिमिटेड युद्ध में पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी। आज की डेट में अमेरिका की क्या हैसियत रह गई? दुनिया हंस रही है कि तुम नंबर 1 देश हो, तुम्हारी क्या ताकत जी, तुम्हारा क्या है डिफेंस सिस्टम जी कि ईरान जहां मन कर रहा है वहां मार दे रहा है। आप सोचिए भारत की ताकत, अपने सैनिकों का शौर्य, कि ऐसे ही ड्रोन आते थे लेकिन कहीं ड्रोन घुसने नहीं दिया हमारी सेना ने, ऐसे ही मिसाइलें दागी थी पाकिस्तान ने, कहीं फूटने नहीं दिया। इसलिए समझिए जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ उसकी अहमियत समझिए बॉस, कि नरेंद्र मोदी कैसे गए, काम हुआ और वापस हम निकल आए भारत। पुतिन से लेकर ट्रंप तक फंसे हुए हैं युद्ध में। ट्रंप चाह रहे हैं कि किसी तरह युद्ध खत्म हो जाए, लेकिन युद्ध कब खत्म होगा ये ईरान के हाथ में, ऐसा लगने लगा। ईरान ने अमेरिका के आगे युद्ध खत्म करने की 3 शर्तें रखी। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान इन 3 शर्तों के बारे में बता रहे हैं और कह रहे हैं कि युद्ध रोकने का एकमात्र यही रास्ता है। उन्होंने कहा कि पहली शर्त है ईरान के निर्विवाद अधिकारों को स्वीकार करो। दूसरी शर्त है युद्ध की वजह से ईरान को अब तक जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करो। और तीसरी शर्त है भविष्य की आक्रामकता के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय गारंटी लागू करो। अब यह कैसे होगा बॉस? अमेरिका इनकी भरपाई करेगा? तो शर्त भी ऐसी है कि जो पूरी होती लगती नहीं, इसलिए पता नहीं भगवान जाने कैसे यह युद्ध रुकना है। इन शर्तों के लिए तैयार होना ट्रंप और ताकतवर अमेरिका की सबसे बड़ी हार होगी, और वो होंगे ही नहीं, उनका ईगो ही नहीं मानेगा बॉस। इसलिए वो चाहकर भी युद्ध से निकल नहीं पा रहे। लेकिन आप ये भी देखिए कि एक एक दिन अमेरिका पर भारी पड़ रहा है। आप युद्ध का खर्चा देखिए बॉस। डोनाल्ड ट्रंप अपने देश को भरोसा देके आए थे कि हम अमेरिका को ग्रेट बना देंगे अगेन, मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। युद्ध का खर्च देखिए, युद्ध का खर्च, ये अमेरिका के लिए बता रहा हूं आपको, यूएस के लिए। पहले 2 दिन में अमेरिका का खर्च था, पहले 2 दिन उसमें अमेरिका का खर्च हुआ था $5.6 बिलियन, यानी करीब 52,000 करोड़ रुपए। पहले 2 दिन में, मात्र 2 दिन के अंदर। और शुरुआती 6 दिन में अमेरिका का खर्च हुआ है, शुरुआती 6 दिन अगर आप देखिएगा उसमें कितना खर्च हुआ अमेरिका का, वो है $11 बिलियन, यानी 1 लाख करोड़ से ज्यादा, 1 लाख करोड़ प्लस। जबकि दुनिया के 60 देशों का सालाना बजट 1 लाख करोड़ रुपए से कम है या उसके आसपास है। और अब ये तो आपको शुरुआती 6 दिन का बता रहा हूं बॉस, आज तो हम 13वें दिन तक पहुंच गए हैं, तो ये 1 लाख करोड़ पे थोड़ी रुका होगा। ये आंकड़ा सिर्फ 6 दिन का है, जबकि आज युद्ध का 12वां दिन है। सोचिए अमेरिका को यह लड़ाई कितनी महंगी पड़ रही है, और अगर यह युद्ध और लंबा चला तो खर्चों का आंकड़ा कई गुना बढ़ सकता है। युद्ध में हो रहे खर्च की यह जानकारी ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी कांग्रेस की एक ब्रीफिंग में सांसदों को दी। कुछ अमेरिकी सांसदों का मानना है कि ट्रंप प्रशासन युद्ध के लिए कांग्रेस से करीब $50 अरब की फंडिंग की अपील कर सकता है। इसी बीच ईरान पर मिसाइलों की बारिश के बाद अब तेजाब की बारिश हो रही है। राजधानी तेहरान के आसमान में तेजाबी बारिश हो रही है। यह बारिश इतनी खतरनाक है कि इसकी एक बूंद भी शरीर पर पड़ जाए तो फफोले हो जाए। इजरायल ने कुछ दिन पहले एक ही दिन में तेहरान के आसपास 30 फ्यूल डिपो पर एक के बाद एक हमले किए थे। इसी हमले के बाद पूरे तेहरान का आसमान धुएं की मोटी परत से ढक गया। दिन में अंधेरा हो गया था। कई दिनों से तेहरान के लोगों ने सूरज नहीं देखा।
क्योंकि आसमान में छाया काला धुआं सूरज की रोशनी को ऊपर ही रोक दे रहा है। अब तेजाबी बारिश ने उसकी मुसीबत और बढ़ा दी है। तेहरान में हो रही इस एसिड रेन की वजह से लोगों की सेहत को गंभीर खतरा पैदा हो गया। बच्चों और बड़ों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, फेफड़ों की शिकायत बढ़ गई है, लोगों की आंखों और स्किन में जलन हो रही है। बॉस, तेहरान की इस तेजाबी बारिश में कौन कौन से खतरनाक केमिकल हैं वो भी सुनिए। इसमें हाइड्रोकार्बन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है। ये केमिकल पानी के भाप से मिलते हैं तो खतरनाक रिएक्शन होता है, जहरीली गैस बनती है और इसी वजह से तेजाबी बारिश होती है। इस एसिडिक रेन से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं वो सुनिएगा तो आपको डर लग जाएगा। अगर इस बारिश की बूंदें शरीर पर पड़ जाएं तो फफोले हो जाते हैं, चर्म रोग की आशंका रहती है, आंख में पानी की बूंद चली जाए तो आंखें लाल हो जाती हैं, उनमें जलन शुरू हो जाती है, आंखों की रोशनी अचानक कम हो सकती है, कफ, अस्थमा, गले में खराश जैसी समस्या हो सकती है, सिरदर्द और माइग्रेन की शिकायत हो सकती है, सांस लेने में परेशानी हो सकती है, फेफड़ों को नुकसान पहुंच सकता है और बारिश के पानी में केमिकल के पार्टिकल कई इंफेक्शन की वजह बन सकते हैं। तो इस तरह की खूंखार बारिश हो रही है ईरान में इस वक्त। सोचिए क्या हो रखा है। लेकिन ये तो ईरान और अमेरिका के बीच हो रहा है, लेकिन उनके बीच में जो हो रहा है उसका इंपैक्ट भारत में क्या है? अगला चैप्टर, सिलेंडर बहाना नरेंद्र निशाना। राहुल गांधी और इंडी ने आज गैस और तेल पर क्या कोहराम मचाया। एलपीजी सिलेंडर के लिए लंबी लाइनें, खाने के मेन्यू से छोले भटूरे भी गायब। ग्राउंड रिपोर्ट में पब्लिक क्या बता रही है? ईरान ने भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया क्या? तेल की दिक्कत अब नहीं होगी क्या? सच क्या है? स्विगी जोमेटो के ऑर्डर पर वॉर का कितना असर? आपके फोन का नेटवर्क भी खा जाएगा युद्ध क्या? और भारत के पास जितना तेल, गैस और जितना आने की उम्मीद, उससे हम कितने दिन सेफ रहने वाले हैं, इसका चैप्टर अब खोलता हूं। ईरान ने जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तेल सप्लाई के लिए बंद करने का ऐलान किया, तब से पूरी दुनिया में तेल का संकट गहराया हुआ। भारत अकेला नहीं है। भारत के पड़ोसी देश में तो तेल की संकट की वजह से गोलियां चल रही हैं, लात घूसे चल रहे हैं। पाकिस्तान में लॉकडाउन है, बांग्लादेश में बुरा हाल है। भारत में सरकार ने अभी भी भरोसा दे रखा है कि पेट्रोल, डीजल, गैस और एटीएफ की किसी तरह का कोई संकट नहीं। लोगों को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सरकार को यह भरोसा इसलिए देना पड़ा क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से एलपीजी सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनें लगने की तस्वीरें आ रही हैं। विपक्ष ने एलपीजी की किल्लत को लेकर सरकार पर हमला किया। संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष ने एलपीजी के मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया। अब यह वाकई एलपीजी की किल्लत है या फिर ईरान अमेरिका वॉर के बीच लग रही अटकलों को लेकर पैनिक बाएंगे? एलपीजी की किल्लत का सच बताने वाली ग्राउंड रिपोर्ट्स हमने इकट्ठा की, लोगों से बात की। स्विगी जोमेटो के ऑर्डर पर कितना वॉर का असर पड़ रहा है? क्या आपके फोन का नेटवर्क चला जाने वाला है? इस युद्ध का कहां कहां इंपैक्ट पड़ने वाला है? गैस और तेल को लेकर राहुल गांधी और इंडी ने क्या कोहराम मचाया है? नरेंद्र मोदी सरकार क्या जवाब दे रही है? भारत के पास कितना तेल और गैस है, कितना आने वाला है, कितने दिन सब सेफ रहने वाला है, आज पूरे डिटेल में आपको समझाने वाला हूं बॉस। ये चैप्टर मिस मत कीजिएगा। लेकिन पहले जो देश में पॉलिटिक्स हो रही है उसकी एक झलक देखिए। तो देश को कह रहे पैनिक मत करो, अपने आप पैनिक हैं। कांग्रेस लेफ्ट और उसका इकोसिस्टम देश में पैनिक क्रिएट करने में, भय पैदा करने में पूरी ताकत खपा रहे हैं। हम तो सरकार ही फैला रही है।